हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारी SBI PO 2021-22 की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी SBI PO का फाइनल रिज़ल्ट आउट हो गया है, तो आप SBI PO का रिज़ल्ट कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, चाहे 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद, चाहे 3 महीने बाद। लेकिन हमें अपनी तैयारी पहले से करके रखनी है ताकि हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आपके साथ सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करूंगा कि कैसे क्या आपको स्टडी प्लान अपना रखना चाहिए SBI PO 2021 के लिए। दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आइए मैं आपके साथ शुरू करता हूं अपना वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं SBI PO प्रीलिम्स की जो इस साल पेपर हुआ था जनवरी में, उसका पेपर कैसा आया था। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग में टोटल 35 क्वेश्चन आए थे, 20 मिनट्स के होते हैं। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम SBI PO का पैटर्न देखें तो हमारे प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जो है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ। तीनों सेक्शन के लिए हमें 20-20 मिनट मिलता है और टोटल टाइम का ड्यूरेशन रहता है 1 घंटा। ठीक है, तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको रीजनिंग में क्या स्ट्रेटेजी अपनी रखनी चाहिए ताकि रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सको 20 मिनट में। ठीक है, तो मैं आपके साथ सबसे पहले प्रीलिम्स का डिस्कशन करूंगा और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपको मेंस में कैसे तैयारी करनी है, सबसे पहले किन टॉपिक को सबसे ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, 2 नहीं मैं कहूँगा 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। पहला रीजनिंग, दूसरा इंग्लिश और तीसरा करंट अफेयर। अगर आपने ये तीनों स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कोई भी आपको SBI PO का पेपर निकालने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैथ्स इतना टफ होता है कि जो एक तेज बच्चा करेगा उतना ही आप भी करोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा गेम चेंजर कौन सा सब्जेक्ट होता है? रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रीजनिंग का प्रीलिम्स का क्या पैटर्न रहा इस बार। जो मैंने एनालाइज किया तो हमने देखा कि पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से टोटल 20 क्वेश्चन आए, यानी पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का वेटेज एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा है। 80% आपके क्वेश्चन आएंगे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से। यानी अगर आपने अपना ये पोर्शन एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया तो फिर आपको सिलेक्शन लेने से प्रीलिम्स में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लड रिलेशन। बहुत ही कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है हमारा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही ज़्यादा इजी और इजीली डुएबल टॉपिक है ये, इससे 5 क्वेश्चन आए थे। सिलोगिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। ठीक है, तो इससे हमारे 5 क्वेश्चन आए थे। और अब ज़्यादातर प्रीलिम्स में ओनली एंड ओनली अ फ्यू टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। ठीक, और नेक्स्ट है मिसलेनियस। यानी मिसलेनियस में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन आ जाते हैं और कोई वर्ड दिया रहता है, उसमें 2nd, 3rd, 4th, 5th वर्ड को पिकअप करके आपको मीनिंगफुल वर्ड बताना रहता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस आपके आते हैं। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि रीजनिंग में आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप ये फॉलो करोगे, देखो दोस्तों, मैं मान के चल रहा हूँ कि पेपर 2 महीने बाद होगा। ठीक है, तो इस 2 महीने में हमको रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए ताकि प्रीलिम्स में हम 30 में से 30+ स्कोर करें। ठीक है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपको प्रीलिम्स में क्या करना होगा। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा आप फोकस रखो अपना पजल पे। पजल टोटल पिछले 3 साल से जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ, टोटल 5 टाइप के आते हैं आपके। पहला बॉक्स बेस्ड, नेक्स्ट मंथ बेस्ड, नेक्स्ट है ईयर बेस्ड, नेक्स्ट सर्कुलर बेस्ड पजल, नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर बेस्ड पजल। तो हमें पजल में सिर्फ यही ध्यान देना है। अगर हम इन 5 टाइप्स पजल के सॉल्व कर लेते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम 2 महीने पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम तक जाते जाते हमारी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर अभी हम किसी भी पजल को सॉल्व करने में 5 मिनट ले रहे हैं तो एग्ज़ाम के टाइम हम वही पजल सॉल्व करने को हम 2 से 2.5 मिनट लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें आज से या आप जब से आप कंफर्टेबल हो तब से अपना प्रिपरेशन इसका शुरू कर दो, लेकिन फिर इसको ब्रेक कभी मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे शुरू करना है।
दोस्तों आप रीजनिंग को ऐसे शुरू करो कि हर दिन रोज़ आप 2 क्वेश्चन बॉक्स के, 2 क्वेश्चन मंथ बेस्ड, 2 क्वेश्चन ईयर बेस्ड, 2 क्वेश्चन सर्कुलर बेस्ड और 2 क्वेश्चन स्क्वायर बेस्ड लगाना शुरू करो। अब आप दोस्तों ये मत सोचना कि सिर्फ 2 क्वेश्चन में क्या होगा। दोस्तों आप 2 क्वेश्चन ये लगा रहे हो, अगर हम अभी से ये मान के चलें कि हमारा पेपर 2 महीने बाद है तो हम कितना क्वेश्चन लगा लेंगे? 60 दिन में हम 120 क्वेश्चन लगा लेंगे। और दोस्तों जो 120 क्वेश्चन लगा लिया ना, उसको कोई भी रोक नहीं सकता ये प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में और रीजनिंग में 30+ स्कोर करने में, क्योंकि 20 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप 10 मिनट में चारों पजल सॉल्व कर लेते हो तब तो आपने 20+ नंबर तो ऐसे ही ला दिए हैं। बाकी मिसलिनियस टॉपिक बहुत ही ईजी होते हैं। जिसने ये पजल लगाना सीख लिया उसके लिए मिसलिनियस टॉपिक एकदम हल हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपना टारगेट क्या होना चाहिए? प्रीलिम्स, सिर्फ ये प्रीलिम्स को लेकर है कि प्रीलिम्स के हिसाब से हमें ये जितने भी टाइप के हैं इससे हमें रोज़ 2-2 क्वेश्चन लगाने चाहिए और हार्डली आपको 45 मिनट लगेगा लगाने में। आप कहीं से भी लगाओ, चाहे गूगल पे टाइप कर लो, चाहे कोई भी PDF डाउनलोड कर लो, चाहे कोई भी ऐप से लगाओ, लेकिन आपका ये रूटीन होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आप पहले प्रीलिम्स निकालोगे फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करोगे, तो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आपको क्या किसी को भी थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन उसका कभी क्वालिफाई नहीं हो सकता मेंस। कुछ लोगों को लगता है कि पहले मैं प्रीलिम्स निकाल के मेंस की तैयारी करूँगा, लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है। जो स्मार्ट बंदा होता है, जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है, वो शुरू से ही तैयारी में लग जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। क्योंकि मेंस का जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उसके बाद हमारे पास टाइम सिर्फ 20 मिनट रहता है। उस 20 मिनट में हमें करंट अफेयर भी पढ़ना रहता है, मेंस लेवल मैथ का DI भी लगाना रहता है, इंग्लिश भी पढ़ना रहता है। इसलिए ये बिल्कुल डुएबल नहीं है। अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करते चलोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आप जब आप ये पजल का सॉल्व करोगे तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सिर्फ 5 चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग एग्ज़ाम में 100% आएगा। ये अगर कोई कहे कि ये किसी शिफ्ट में नहीं आया है तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हर शिफ्ट में आता है ये। तो आप चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग प्रीलिम्स लेवल का रोज़ प्रैक्टिस करो। भले ही आप 2 क्वेश्चन, मैंने तो यहाँ 5 लिखा है, लेकिन अगर आप 2 भी करोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और एग्ज़ाम तक आते आते आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम में मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट में ईजिली कर लोगे। तो आप चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग रोज़ प्रैक्टिस करो। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो आप 2 घंटे में प्रीलिम्स, हर दिन 2 घंटे रीजनिंग को दोगे ना तो आप प्रीलिम्स और मेंस के दोनों टॉपिक कवर कर लोगे। नेक्स्ट हमारा ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत ही इजी बट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि दोस्तों ब्लड रिलेशन में ऐसे वो एग्ज़ाम में घुमा के देते हैं ना, और एग्ज़ाम के टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि आदमी को सही चीज़ लगते हुए भी आदमी को गलत लग जाता है। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस आप शुरू से, भले ही आज से ही प्रैक्टिस करिए दोस्तों, भले ही आप एक क्वेश्चन लगाओ, लेकिन अगर आप इजीली लगाओगे, अच्छे से लगाओगे, कॉन्सेप्ट समझ के लगाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलोगिज्म। दोस्तों अगर गलती से आप कभी ब्लड रिलेशन स्किप कर देते हो या किसी दिन आप चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग स्किप कर देते हो, लेकिन सिलोगिज्म आप कभी भी स्किप मत करना। और सिलोगिज्म में सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन अब आते हैं। पहले तो आपका सिंपल आता था, लेकिन अब सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो है ओनली एंड ओनली अ फ्यू क्वेश्चन। आप रोज़ के 10 क्वेश्चन लगाओ, भले ही आप ब्लड रिलेशन के अगर एक दिन स्किप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन, जो प्रीलिम्स में जो टॉपिक दिलवाएगा वो है सिलोगिज्म और ब्लड रिलेशन। क्योंकि 90% स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न किस में रहता है? सिलोगिज्म में। और 99% बच्चे किससे डरते हैं? पजल से। तो अगर आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से स्कोर कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता 26+, 27+ लाने से। तो आप सिलोगिज्म की प्रैक्टिस रोज़ करो। अब हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो आप वेबसाइट पे डालोगे, गूगल पे डालोगे सिलोगिज्म ओनली एंड ओनली अ फ्यू बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ ओनली एंड ओनली अ फ्यू बेस्ड क्वेश्चन लगाओ दोस्तों। क्योंकि 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में, और 5 में से 5 आपके ओनली एंड ओनली अ फ्यू बेस्ड रहते हैं। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप बहुत ही अच्छा 5 में से 5 स्कोर कर लोगे। नेक्स्ट हमारा इनइक्वालिटी
मोस्ट इजी चैप्टर। अगर आप इसको एग्ज़ाम के 5 दिन पहले भी पढ़ोगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है। बस एक सिंबल का ट्रिक होता है, वो आपको समझना है। अगर वो आप समझ लोगे तो आपको 5 में से 5 लाने से इसमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बोलोगे तो मैं इनइक्वालिटी के लिए, सिलोगिज्म के लिए, चाइनीज़ डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और पजल, इन सब के लिए मैं आपके साथ वीडियो भी ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको प्रीलिम्स के लिहाज से आपको ये टॉपिक 100% रोज़ पढ़ना है। अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 2 महीने बाद पेपर होगा, तो उस हिसाब से हम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। और शुरू से अगर हम प्रीलिम्स मेंस दोनों की प्रैक्टिस करेंगे तो हम एग्ज़ाम तक आते आते हमारे पास कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मेंस में वही बंदा स्कोर अच्छा करता है जिसको समझ में आता है कि हमें क्वेश्चन पिक कौन सा करना है, क्योंकि आपके पास 45 मिनट रहते हैं, 45 क्वेश्चन रहते हैं और 60 मिनट रहते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ SBI PO में रीजनिंग का इतना कम जाता है, इतना टफ पेपर होता है कि लोग 5 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्मार्टली पिक करोगे क्वेश्चन तो आप बहुत ही ईजिली तो देखिए मैं बोल रहा हूँ इसलिए ईजी लग रहा है, लेकिन ईजी नहीं होता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है और इतने टफ क्वेश्चन रहते हैं कि जो तेज़ बंदा होगा, जो तेज़ स्टूडेंट होगा, वो भी एक सेकंड के लिए थोड़ा हिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस PPT में मैं आपको बताऊँगा कि आपकी मेन से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल जो पेपर हुआ था इसमें क्या क्या पूछा गया था। इसमें आपके सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खासियत इस पेपर की यह है, इसमें नंबर नहीं रहते हैं। मेंस के पेपर में कुछ पजल के क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहते हैं, कुछ पजल के क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के रहते हैं और कुछ पजल के क्वेश्चन 2.5, 1 ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता नहीं चलता है, ये रहता है, लेकिन हमें बाद में पता चलता है जब हमारा नंबर आता है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 क्वेश्चन इससे आए थे। हमारा नेक्स्ट है कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन प्रीलिम्स में सिर्फ चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आती है, लेकिन मेंस में ये डायरेक्शन बेस्ड भी हो जाता है, ब्लड रिलेशन बेस्ड कोडिंग क्वेश्चन हो जाता है और अल्फा न्यूमेरिक बेस्ड कोडिंग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट है हमारा इनपुट आउटपुट, सिर्फ मेंस में ज़्यादातर ये पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 क्वेश्चन रहते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग, इसके 7 क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्रिटिकल रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं ये भी आपको अपने नेक्स्ट PPT में बताऊंगा। और मिसलेनियस क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन देखे गए थे। ठीक है, तो ये है हमारा इस साल का 45 क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत लोग की 90% स्टूडेंट की स्ट्रेटेजी ये होती है कि मेंस के लिए भी हमें पजल लगाना है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ गारंटी से बता देता हूँ कि आप कितना भी पजल में महारत हासिल कर लो, कितना भी ज़्यादा आप पजल पढ़ लो, लेकिन SBI PO मेंस में जो पजल आएगा ना वो 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ पजल रहता है और एक तो वो 20 लाइन का रहता है, तो और आपके पास रहता है 60 मिनट। तो अगर आप 5 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दे दोगे तो आप स्कोर ही नहीं कर पाओगे, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान देना चाहिए, जो है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अगर आप इन टॉपिक की प्रैक्टिस अभी से करोगे तो एग्ज़ाम तक आते आते आपका एक लेवल बन जाएगा। लेवल कैसा बन जाएगा? आप एक मतलब आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि आपका कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का, क्रिटिकल रीजनिंग का SBI PO मेंस में आएगा तो वो आपको हल्का ही लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस समय पजल को छोड़ के अगर क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसके जो क्रिटिकल रीजनिंग हमारे टॉपिक आते हैं वो यही चारों आते हैं। अगर आप इन चारों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन तो इसमें 2 मार्क्स के भी रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक पजल को सॉल्व करने में आधा घंटा लगेगा तो ये क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 15 मिनट लगेगा।
तो हमें मेंस की स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है कि हम अपना कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अगर जब आप क्रिटिकल रीजनिंग एग्ज़ाम में कर लोगे तो आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी एग्ज़ाम में कर लोगे, और अभी भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मशीन इनपुट एंड आउटपुट मेंस लेवल SBI PO में हार्ड आता है लेकिन डुएबल रहता है, इतना भी हार्ड नहीं आता कि आपको 1 घंटा लग जाएगा। अगर आप ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप इन मशीन इनपुट एंड आउटपुट के क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में इजीली करके साइड कर दोगे, ठीक है। और हमारी स्ट्रेटेजी अभी से यही होनी चाहिए कि हमें डेली 5 क्वेश्चन लगाने चाहिए। अगर आप 5 नहीं भी लगा रहे हो तो आपको 2 क्वेश्चन अगर आप रोज़ लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम होगा उस समय तक आते आते आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इजीली, और आप देखो मेंस का क्वेश्चन कोई नहीं जानता है और मेंस का लेवल अलग होता है, लेकिन जब आप इतनी प्रैक्टिस किए रहोगे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कैसा भी क्वेश्चन आएगा मैं 100% कर लूँगा, ठीक है। तो अगर हम शुरू से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं एटलीस्ट तैयार रहूँगा, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं 3 महीने में कि मैं कैसा भी क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डाटा सफिशिएंसी। इसके आप 6 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। डाटा सफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जो पहली बार मेंस दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आपके 5 स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद स्टेटमेंट 1 रहेगा, स्टेटमेंट 2 रहेगा। आपको बताना है कि पहले स्टेटमेंट से आंसर आएगा या दूसरे से आएगा या दोनों को मिला के आएगा या दोनों से नहीं आएगा, या पहले से भी आ सकता है या दूसरे से भी आ सकता है। ये डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी आते हैं, बहुत ही टफ नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़े लंबे आते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे तो प्रीलिम्स में 2 लाइन के आते हैं डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन, और वही अगर मेंस लेवल में आ जाओगे आप तो मेंस में आपके वही 2 लाइन आपके 4 लाइन के हो जाते हैं। तो सिर्फ लेवल का फ़र्क होता है, क्वेश्चन बिल्कुल वही रहता है। तो अगर आप 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन डेली डाटा सफिशिएंसी के प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आप इजीली अच्छे से एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट प्रायोरिटी हमें किसको देनी चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में आपके डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। लेकिन जब मेंस का पेपर होता है तो उसमें आपके हर चीज़ कोडिंग फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको भी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बाद में बता भी दूंगा कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चन को, डायरेक्शन बेस्ड, ब्लड रिलेशन बेस्ड, हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम 2 क्वेश्चन भी डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हम 2 महीने तक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और अगर आपको क्वेश्चन देखना है कैसे होते हैं तो सिंपली आप डालो गूगल पे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल SBI PO या IPPS PO, कुछ भी डाल दोगे तो आ जाएगा। तो आपको इसका प्रैक्टिस रोज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स सिलोगिज्म। रिवर्स सिलोगिज्म क्या होता है, सिलोगिज्म क्या होता है कि एक स्टेटमेंट रहता है, एक कंक्लूजन रहता है, आपको बताना रहता है फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकंड फॉलो कर रहा है या दोनों कर रहे हैं, ऐसे बताना रहता है। लेकिन रिवर्स सिलोगिज्म में आपको क्या रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है और स्टेटमेंट में 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप, रिवर्स मतलब आपको कंक्लूजन दिया रहेगा और ऑप्शन में 5 स्टेटमेंट दिए रहेंगे और आपको ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऑप्शन कंक्लूजन को फॉलो कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने सिलोगिज्म की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो रिवर्स सिलोगिज्म भी बहुत इजीली कर लोगे। बस रिवर्स सिलोगिज्म टाइम टेकिंग है। तो अगर हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे 2 से 2.5 महीने तक तो हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। हम क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में कर लेंगे, लेकिन अगर हम अभी 4 मिनट ले रहे हैं ना एक क्वेश्चन को रिवर्स सिलोगिज्म के करने को, अगर हम 2 से 2.5 मिनट तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम एग्ज़ाम के टाइम 2 मिनट लेंगे। तो ये आप 2 मिनट का फ़र्क समझ रहे हो, यही हमें कि 1-1 मिनट एग्ज़ाम में बचाना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। क्योंकि कोई नहीं जानता कि हमारा जीके का पेपर कैसा आने वाला है, मैथ का पेपर कैसा आने वाला है या इंग्लिश का पेपर कैसा आने वाला है। तो जहाँ से हम नंबर
ले सकते हैं, वहाँ से तो हमें नंबर डेफिनेटली लेना होगा ना। तो हमें रिवर्स सिलोगिज्म इन सब की प्रैक्टिस रोज करनी होगी। और आपको ये पीपीटी देख कर लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ये मैंने लिख रखा है, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। दोस्तों मुश्किल से 2 से ढाई घंटे लगेंगे और ये सारे प्रिपेयर हो जाएंगे, सारे गूगल पे PDF पड़े हुए हैं। और मैं आपके साथ सिर्फ मेरे को 1 से 2 दिन का टाइम दो, उसके बाद मैं आपके साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, एक एक करके आपको इतने क्वेश्चन 2.5 महीने में करवा दूंगा कि आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रायोरिटी आपको पज़ल को देना है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं 90% बच्चे यही कहते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है मेंस, कोई भी मेंस में पज़ल। लेकिन दोस्तों इतना ज़्यादा टफ पेपर आएगा, इतना टफ पज़ल आता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ। इतना टफ पज़ल आता है कि तेज से तेज बच्चा भी ना उसको छूने से पहले सोचता है कि पहले मैं दूसरे टॉपिक कर लूँ, मैं लास्ट में पज़ल करूँ। ठीक है। और पज़ल इतना पज़ल ऐसा आता है कि आपका दिमाग एकदम हिला देगा। तो आप सब कोशिश यही करो कि कोई भी एग्ज़ाम दो या अभी भी तैयारी कर रहे हो तो कोई भी पज़ल एकदम लास्ट में करो, क्योंकि अगर आप मेंस में पज़ल शुरू में करोगे तो अगर नहीं बना तो आपका मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए मिसलेनियस पे, जो मैंने आपको बताया है, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग, कोडेड बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आपका इनपुट आउटपुट। और पज़ल को एकदम लास्ट में फोकस रखो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं जो एक तेज बच्चा करेगा रीजनिंग मेंस में वही आप भी करोगे। ठीक है। तो फ़र्क क्या होगा? फ़र्क ये होगा कि आप क्रिटिकल रीजनिंग कितना अच्छा कर रहे हो, इनपुट आउटपुट कितना अच्छा कर रहे हो, क्वेश्चन का सिलेक्शन आप कितना अच्छे से चूज़ कर रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी रहता है मेंस के पेपर में, नहीं तो टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से आपको पज़ल की प्रैक्टिस सबसे लास्ट में करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपको किस पे फोकस करना चाहिए? ब्लड रिलेशन बेस्ड पज़ल पे, क्योंकि पिछले अगर 3 साल का पेपर आप उठा के देखोगे तो 99% क्वेश्चन आपके किस पे आते हैं? ब्लड रिलेशन बेस्ड पज़ल पे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉक्स बेस्ड पज़ल या फिर सर्कल बेस्ड पज़ल की आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? ब्लड रिलेशन बेस्ड पज़ल पे, क्योंकि 99% आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चे इसी डर से ही नहीं छुपते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू से प्रैक्टिस करोगे तो पज़ल कर लोगे दोस्तों। इतना भी हार्ड तो है, लेकिन अगर आप अभी से 2.5 महीने तक रोज़ एक पज़ल भी लगा रहे हो तो आप 80 पज़ल की प्रैक्टिस कर रहे हो मेंस की। और दोस्तों बहुत ही काफ़ी होता है ये कोई भी मेंस का पेपर निकालने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज। आपके सोर्सेज क्या होने चाहिए? दोस्तों सबसे पहला सोर्स मैं बताऊंगा मैं खुद हूँ। मैं सिर्फ आप मेरे को 2 से 3 दिन का टाइम दो, मैं कुछ सोर्सेज कलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ रोज़ के डेली आपके साथ SBI PO प्रीलिम्स और मेंस लेवल के क्वेश्चन लगवाऊंगा। तब तक के लिए अगर आप कहीं से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप गूगल पे सिंपली टाइप कर सकते हो। आपका बहुत सारे हज़ारों PDF पढ़े, कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी आपका प्रैक्टिस बस होना चाहिए। बस आप अपना प्रैक्टिस मत रोको। अभी तो होली का भी टाइम आ रहा है, तो दोस्तों कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर लगाना। ऐसा मत सोचना कि होली के टाइम में भी थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। दोस्तों मस्ती बिल्कुल नहीं, क्योंकि SBI PO का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत सारे सोर्सेस कह रहे हैं कि 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, लेकिन कोई जानता नहीं है। अगर कल ही आ गया तो आप क्या करोगे? आपके पास टाइम तो नहीं रहेगा। हाँ, तो आप सबसे पहले रोज़ इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। PDF बहुत सारे पड़े हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा आई विल अपलोड वीडियो ऑन डेली बेसिस। बस 2 से 3 दिन का मेरे को टाइम दो, मैं डेली बेसिस पे PDF अपलोड करूँगा। ठीक है। तो ये था हमारा रीजनिंग SBI PO मेंस का प्रीलिम्स और मेंस का स्ट्रेटेजी। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वाइज सारे पेपर की आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और दोस्तों एक और बात, आप करंट अफेयर्स रोज़ के रोज़ पढ़ो। आप ये मत सोचो मैं वीकली पढ़ लूँगा, 10 दिन का एक बार में पढ़ लूँगा या 1 महीने का एक बार में पढ़ लूँगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और GK। ठीक है। तो आप इन 3 चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो। और देखो प्रीलिम्स के लिए आप
पज़ल पे सबसे ज़्यादा ध्यान दो, लेकिन मेंस के लिए आप जो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बताया है, इनपुट आउटपुट बताया है, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चन बताया है, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो ये थी मेरी रीजनिंग की स्ट्रैटेजी। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगा, सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का आपको बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।